और ये जो बखर है वो बखर जो सिंध के अंदर है और जिसको जो लाड़काना या सक्खर के करीब है, वो असल में बहकर के नाम से मशहूर है और उसकी वजह से उसको बहकर से बकर कहा जाता है। अलबत्ता हमारा जो बकर डिस्ट्रिक्ट है, इसका ये जो तोज़ी पेश की जाती है बहकर वाली, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर ज़िला बकर की तकसीम को देखा जाए तो ज़िला बकर को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक कच्चे का इलाका है जिसको कच्ची भी कहा जाता है मकामी ज़ुबान के अंदर, और दूसरा थल का इलाका है और इसकी अपनी अपनी तारीख़ है। अगरचे जो थल की तारीख़ है मेरी तहकीक के मुताबिक, जो मैं जहाँ तक तहकीक कर पाया उसके मुताबिक जो थल था, दरअसल ये थल का लफ्ज़ जो है ये तल से निकला है और सराइकी में तल किसी भी चीज़ के पैंदे को कहा जाता है। तारीख़ बकर और मुख्तलिफ तारीख़ों के हवाले से तारीख़ मुल्तान में भी तारीख़ बकर के काफ़ी हवाले मौजूद हैं और पंजाब की ज़ातें जो किताब है उसमें भी कुछ हवाले मौजूद हैं। उसके मुताबिक जो है आज से 3000 साल कबल दरियाए सिंध जो है ये मनकेरा और सराय मुहाजिर के दरमियान बहता था और इस तरीके से चूँकि दरिया का ये जो है ना एक वो होता है कटाव होता है दरिया का, उस कटाव में ये जो है ना मगरबी किनारे को दरिया कटाव करता है दरिया, तो मगरबी कटाव करता करता फिर यहाँ पर चूँकि ये जो मनकेरा और सराय मुहाजिर और ये जो दरमियानी इलाका था ये किसी दौर में दरिया का तल होता था और काफ़ी अरसा फिर दरिया मगरबी कटाव करता करता अभी भी अगर आप देखें तो दरियाए सिंध जो है वो मगरबी किनारे का कटाव करता जा रहा है और जो मशरकी उसका साहिल है वो उसको छोड़ता जा रहा है। काफ़ी हद तक हमारी ज़िंदगी में ही कम से कम 1-2 किलोमीटर जो है वो, तो कम से कम 1 किलोमीटर तो मैं कह सकता हूँ बावसूद तरीके से कि दरिया जो है वो मगरबी किनारे की तरफ वो अपना कटाव कर चुका है। तो बहरहाल यहाँ पर जो है दरिया का तल होता था और काफ़ी अरसा बारिशें ना होने की वजह से बड़े बड़े तूफ़ान आए और आंधियाँ आईं और उनकी वजह से यहाँ पर जो है वो रेत उड़ती थी और ये बड़े बड़े टीले बतहकीक वहाँ पर उठे और फिर ये जो है ना ये रेत निकलती और ये फिर थल जो है ना वो बन गया। तल और थल, खुश्क जगह को थल कहा जाता है। और इस तहकीक को मजबूती इस चीज़ से मिलती है कि ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बकर से गुजरने वाला MM रोड है, MM रोड मियाँ वाली मुजफ्फरगढ़ या मियाँ वाली मुल्तान रोड है, इसको अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि इसके ये दरिया के किनारे पर एक रास्ता बनाया गया था और इसकी तहकीक हुई कि मियाँ वाली, उसके बाद जो मुख्तलिफ इलाके, अगर छोटे छोटे इलाके आप देखते जाएं तो बिल्कुल एक सीध में है, मियाँ वाली, बकर, लिया, इस तरीके से ये जितने हैं ये तीनों बिल्कुल स्ट्रेट रूट पे सीधे रास्ते में आते हैं। तो कहा जाता है कि ये तीनों शहर जो है वो दरिया के किनारे पर आबाद हुए। यहाँ पर जितने अफ़गानिस्तान से हमला आवर हिंदुस्तान में दाखिल हुए वो इस सरजमीन बकर से गुजर के आए और जहाँ से जाने वाले जितने, जिसमें देखिए कि महमूद गजनवी जो था वो जब हिंदुस्तान में आया था, अफ़गानिस्तान थे, तो कहा जाता है कि महमूद गजनवी जो है वो इसी बकर से गुज़र के वो हिंदुस्तान में दाखिल हुआ और जितने उसने हमले किए वो तकरीबन इसी रास्ते से आते जाते किए। तो बहरहाल बकर की जो तारीख़ है वो बहुत कदीम है। अलबत्ता मैं इतना बताता चलूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट बकर की तहसील थी ये शुरू में, और कहा जाता है कि ये शुरू में ज़िला बन्नू की तहसील हुआ करता था और ज़िला बन्नू के बाद जब डेरा इस्माइल ख़ान की तहसील बना और डेरा इस्माइल ख़ान के बाद ये क़याम पाकिस्तान के बाद 1947 के बाद ये ज़िला मियाँ वाली की तहसील बना और 1982 में जो है ये मोहसिन बकर सरदार मोहम्मद असगर ख़ान नवानी मरहूम जो थे उनकी काविशों से इसको बाकायदा ज़िले का जो है वो ओहदा मिला और बाकायदा ज़िले की हैसियत से इसने काम शुरू किया। तो जनाब आज का हमारा जो मौजू था वो गुज़श्ता से पेवस्ता।
आज की जो गुफ्तगू है वो हम करेंगे भक्कर के इलाके थल के बारे में कि जो थल है इसकी क्या तारीख़ है और इसकी क्या हकीकत है। थल, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि थल जो है वो दरअसल तल से निकला है और तल किसी भी चीज़ के तलवे या पैंदे को कहा जाता है। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आज से कमोबेश 3 से 4 हज़ार साल कबल दरिया सिंध जो है वो बहता था मनकेरा और सराय मुहाजिर, जिसका पुराना नाम सराय कृष्णा था। सराय मुहाजिर का पुराना नाम सराय कृष्णा था, इसके दरमियान बहता था। और इससे कबल ये दरिया काफ़ी अरसा हैदराबाद और मनकेरा के दरमियान बहता था। तारीख़ बखर को अगर देखा जाए तो उसके मुताबिक सिकंदर आज़म के जो फ़ौजी यहाँ से गुज़रे थे और यहाँ पर काफ़ी उन्होंने लूट मार की और काफ़ी जो इमारतों को गिराया और लोगों को मारा, उनके बारे में बताया जाता है कि उन लोगों ने हैदराबाद, ढिंगाना, कपाही और इनके मज़ाफ़ाती इलाकों में क़याम किया। और ये जो इलाके थे ये सारे के सारे दरिया सिंध के साहिल पर मौजूद थे और इसके ये दो दरियाओं के दरमियानी जगह थी। एक तरफ दरियाए चनाब बहता था जहाँ पर आजकल त्रिमू हेड बना है, और दूसरी तरफ दरिया सिंध था। दरिया सिंध का मगरबी किनारे का कटाव जो था वो बिलाखिर जो है इधर से कटाव करता करता आगे निकल गया और उसका फासला दरिया चनाब से दूर रह गया। इसी तरीके से जब ये इलाका दरिया का तल होता था और फिर कई 100 साल यहाँ पर बारिशें ना हुई और ये रेत जो है वो तूफ़ानों और बादमानों और इन चीज़ों से उड़ती हुई रेत के बड़े बड़े टीले बन गए। और यहाँ पर सिर्फ रेत के टीले नहीं हैं बल्कि हमारा माजी दफन है, हमारे बुज़ुर्गों की यादें दफन हैं और माजी के झरोके हमें वहाँ पर नज़र आते हैं। तो ये थल जो है इसको इस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक को कहा जाता है डगर, जैसे मुख्तलिफ इलाके हैं डगर शादा और इस किस्म के। डगर सराइकी ज़ुबान में खुश्क जगह को कहा जाता है और चूँकि इन इलाकों में पानी की रसाई कम होती थी तो दूसरा इलाका जो है वो चोलिस्तान का है। अलबत्ता जो अगर आप झंग रोड पर चलें और सराय कृष्णा या सराय मुहाजिर से मनकेरा की तरफ और हैदराबाद की तरफ जाएं तो आपको रेत के जो बड़े बड़े टीले नज़र आते हैं। इसमें जो नीची जगह है, जो हमवार जगह है, उसको पट्टी कहा जाता है या लक कहा जाता है। तो इस तरीके से ये जो थल का इलाका है ये रेत के बड़े बड़े पहाड़ों पर और इन चीज़ों पर मुश्तमिल है। रेत की के ऊपर चने की काश्त जो है वो बहुत ज़्यादा की जाती है और इस दौरान काश्त काफ़ी सारे नवादरात जो है वो मिले हैं इसके रेत के अंदर से और उन्हें जो है मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो अजायब घर हैं, म्यूज़ियम है, वहाँ पर महफूज किया गया है। तारीख़ में बताया जाता है कि सिकंदर आज़म जब यहाँ पर आया इस शहर में भक्कर में तो यहाँ पर पहले ईरानी हुक्मरानों की हुकूमत थी और गालिबन ईरानी हुक्मरान जो दारा था उसका कब्ज़ा इस भक्कर पर था। उसके बाद दारा की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाती है तो सिकंदर आज़म ने ये इलाका वागुज़ार कराया और ये इलाका जो है वो टैक्सला के जो हुक्मरान थे उनके ज़ेर तसल्लुत चला गया भक्कर का इलाका। तो इस तारीख़ से ये पता चलता है कि जो भक्कर पर हुकूमत थी वो ईरानियों की भी हुकूमत थी और उसके बाद जो ज़ेर तसल्लुत इलाके थे सिकंदर आज़म के तो उनकी भी हुकूमत रही है। जी, अगर थल की लंबाई की बात की जाए तो ये शुरू होता है डिस्ट्रिक्ट खुशाब के इलाके जोहराबाद से और ये वहाँ से चलता चलता फिर आगे भक्कर कलूर कोट के इलाके आ जाते हैं। दरिया खान का कुछ इलाका आ जाता है, इसके अंदर कुछ इलाका है और उसके बाद यहाँ से आगे जो है वो ये इलाका चला जाता है। फिर मुजफ्फरगढ़ तक ये इलाका तकरीबन मकसूदपुर तक समझ लीजिए ये इलाका जाता है और इसकी जो लंबाई है थल की वो 190 मील बनती है,
जबकि इसकी जो चौड़ाई है वो 70 मील बनती है। इस तरीके से थल को जो है ना वो तकसीम किया गया है। उसके अलावा जो थल के दरियाए सिंध के साथ का साहिली इलाका है वो कच्चे का इलाका है, जिसको मकामी ज़ुबान में कच्ची कहा जाता है। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि थल में एक पौधा उगता था, अब तो खैर तकरीबन नापेद होता जा रहा है, लेकिन पहले जो है बहुत ज़्यादा ये उगता था और इसका बहुत ज़्यादा यानी कि इसकी तासीर थी और इसको मकामी ज़ुबान में लाना कहा जाता है, लाना या लाना कहा जाता है। और ये लाना जो पौधा था ये मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल होता था, मवेशियों के चारे के लिए इस्तेमाल होता था, फिर कहा जाता है कि इसको खुश्क करके जो है उसको आग जलाने के लिए काम होता था। फिर इसकी जो राख होती थी उसको मतलब के बर्तन धोने के लिए और ख़ुसूसन मतलब के हाथ मुंह धोने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। तो लाना का जो पौधा था वो अब तकरीबन नापेद हो रहा है, अलबत्ता थल में इसको काफ़ी अहमियत हासिल है। इसके अलावा वहाँ पर चने की फसल जैसा कि मैंने अर्ज़ की है बहुत ज़्यादा होती है और इसके अलावा दरख्तों में सफ़ेदे का दरख्त चूँकि उसकी जड़ गहरी होती है तो वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से ये जो थल है ये एक बहुत पुरानी तारीख़ का हामिल है और ये थल। इसके अलावा मैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बताऊँगा कि ज़िला भक्कर पर किन किन लोगों की हुकूमतें रही हैं और उनका क्या क्या अहद रहा है। चूँकि मुगलिया दौर में भी उसके अलावा कल्होड़ थे, जिस्कानी बलोच थे, इसके अलावा लंगाह दौर की हुकूमत भी भक्कर पर रही है और काफ़ी सारी हुकूमतों के ज़ेर तसल्लुत ये भक्कर रहा है। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में इसका तफसीली ज़िक्र होगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। कि उठ शाह हुसैना वेख लै असी बदली बैठे पेश, उठ शाह हुसैना वेख लै असी बदली बैठे पेश। तो जनाब आज का हमारा जो मौजू था वो गुज़श्ता से पेवस्ता। आज की जो गुफ्तगू है वो हम करेंगे भक्कर के इलाके थल के बारे में कि जो थल है इसकी क्या तारीख़ है और इसकी क्या हकीकत है। थल जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि थल जो है वो दरअसल तल से निकला है और तल किसी भी चीज़ के तलवे या पैंदे को कहा जाता है। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आज से कमोबेश 3 से 4 हज़ार साल कबल दरियाए सिंध जो है वो बहता था मनकेरा और सराय मुहाजिर, जिसका पुराना नाम सराय कृष्णा था। सराय मुहाजिर का पुराना नाम सराय कृष्णा था, इसके दरमियान बहता था और इससे कबल ये दरिया काफ़ी अरसा हैदराबाद और मनकेरा के दरमियान बहता था। तारीख़ बक्खर को अगर देखा जाए तो उसके मुताबिक सिकंदर आज़म के जो फौजी यहाँ से गुजरे थे और यहाँ पर काफ़ी उन्होंने लूट मार की और काफ़ी जो इमारतों को गिराया और लोगों को मारा। उनके बारे में बताया जाता है कि उन लोगों ने हैदराबाद, ढिंगाना, कपाही और इनके मुज़ाफ़ाती इलाकों में क़याम किया और ये जो इलाके थे ये सारे के सारे दरियाए सिंध के साहिल पर मौजूद थे और इसके ये दो दरियाओं के दरमियानी जगह थी। एक तरफ दरियाए चनाब बहता था जहाँ पर आजकल त्रिमू हेड बना है और दूसरी तरफ दरियाए सिंध था। दरियाए सिंध का मगरबी किनारे का कटाव जो था वो बिल आखिर जो है इधर से कटाव करता करता आगे निकल गया और उसका फासला दरियाए चनाब से दूर रह गया। इसी तरीके से जब ये इलाका दरिया का तल होता था और फिर कई 100 साल यहाँ पर बारिशें न हुई और ये रेत जो है वो तूफानों और बादमानों और इन चीज़ों से उड़ती हुई रेत के बड़े बड़े टीले बन गए और यहाँ पर सिर्फ रेत के टीले नहीं हैं बल्कि हमारा माजी दफन है, हमारे बुजुर्गों की यादें दफन हैं और माजी के झरोके हमें वहाँ पर नजर आते हैं। तो ये थल जो है इसको इस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक को कहा जाता है डगर, जैसे मुख्तलिफ इलाके हैं डगर शादा और इस किस्म के। डगर सराइकी ज़ुबान में खुश्क जगह को कहा जाता है और चूँकि इन इलाकों में पानी की रसाई कम होती थी तो दूसरा इलाका जो है वो चोलिस्तान का है। अलबत्ता जो अगर आप
झंग रोड पर चलें और सराय कृष्णा या सराय मुहाजिर से मनकेरा की तरफ और हैदराबाद की तरफ जाएं तो आपको रेत के जो बड़े बड़े टीले नजर आते हैं। इसमें जो नीची जगह है, जो हमवार जगह है, उसको पट्टी कहा जाता है या लग कहा जाता है। तो इस तरीके से ये जो थल का इलाका है ये रेत के बड़े बड़े पहाड़ों पर और चीज़ों पर मुश्तमिल है। रेत की के ऊपर चने की काश्त जो है वो बहुत ज़्यादा की जाती है और इस दौरान काश्त काफ़ी सारे नवादरात जो है वो मिले हैं इसके रेत के अंदर से और उन्हें जो है मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो अजायब घर हैं, म्यूजियम है, वहाँ पर महफूज किया गया है। तारीख में बताया जाता है कि सिकंदर आज़म जब यहाँ पर आया इस शहर में भक्कर में, तो यहाँ पर पहले ईरानी हुक्मरानों की हुकूमत थी और गालिबन ईरानी हुक्मरान जो दारा था उसका कब्जा इस भक्कर पर था। उसके बाद दारा की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो सिकंदर आज़म ने ये इलाका वागुजार कराया और ये इलाका जो है वो टैक्सला के जो हुक्मरान थे उनके ज़ेर तसल्लुत चला गया भक्कर का इलाका। तो इस तारीख से ये पता चलता है कि जो भक्कर पर हुकूमत थी वो ईरानियों की भी हुकूमत थी और उसके बाद जो ज़ेर तसल्लुत इलाके थे सिकंदर आज़म के तो उनकी भी हुकूमत रही है। जी, अगर थल की लंबाई की बात की जाए तो ये शुरू होता है डिस्ट्रिक्ट सुशाब के इलाके जोहराबाद से और ये वहाँ से चलता चलता फिर आगे भक्कर कलूरकोट के इलाके आ जाते हैं। दरिया खान का कुछ इलाका आ जाता है, इसके अंदर कुछ इलाका है और उसके बाद यहाँ से आगे जो है वो ये इलाका चला जाता है। फिर मुजफ्फरगढ़ तक ये इलाका तकरीबन मकसूदपुर तक समझ लीजिए ये इलाका जाता है और इसकी जो लंबाई है थल की वो 190 मील बनती है, जबकि इसकी जो चौड़ाई है वो 70 मील बनती है। इस तरीके से थल को जो है ना वो तकसीम किया गया है। उसके अलावा जो थल के दरिया सिंध के साथ का साहिली इलाका है वो कच्चे का इलाका है जिसको मकामी जुबान में कच्ची कहा जाता है। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि थल में एक पौधा उगता था, अब तो खैर तकरीबन नापेद होता जा रहा है, लेकिन पहले जो है बहुत ज़्यादा ये था और इसका बहुत ज़्यादा यानी कि इसकी तासीर थी और इसको मकामी ज़ुबान में लाना कहा जाता है, लाना या लाना कहा जाता है। और ये लाना जो पौधा था ये मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होता था, मवेशियों के चारे के लिए इस्तेमाल होता था, फिर कहा जाता है कि इसको खुश करके जो है उसको आग जलाने के लिए काम होता था। फिर इसकी जो राख होती थी उसको मतलब के बर्तन धोने के लिए और खुसूसन मतलब के हाथ मुंह धोने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। तो लाना का जो पौधा था वो अब तकरीबन नापेद हो रहा है, अलबत्ता थल में इसको काफ़ी अहमियत हासिल है। इसके अलावा वहाँ पर चने की फसल जैसा कि मैंने अर्ज़ की है बहुत ज़्यादा होती है और इसके अलावा दरख्तों में सफ़ेदे का दरख्त चूँकि उसकी जड़ गहरी होती है तो वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से जो थल है ये एक बहुत पुरानी तारीख का हामिल है और ये थल। इसके अलावा मैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा कि ज़िला भक्कर पर किन किन लोगों की हुकूमतें रही हैं और उनका क्या क्या अहद रहा है। चूँकि मुगलिया दौर में भी उसके अलावा कल्होड़ थे, जिस्कानी बलोच थे, इसके अलावा लंगाह दौर की हुकूमत भी भक्कर पर रही है और काफ़ी सारी हुकूमतें हुकूमतों के ज़ेर तसल्लुत ये भक्कर रहा है। तो इंशाअल्लाह अगले वीडियो में इसका तफसीली जिक्र होगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। एक तिखड़ा नैन नुकीलड़ा साडे दिल थी होया पार, सानू चढ़िया तैया हिजरदा साडा कर लै कोई तोड़, सानू बिरहन जोकां लगियां साडा लिता लहू निचोड़। असा अपने ही गल लग के नित पाइए 100 वैन, साडी आ किस्मत नू चिंबड़ी एक भुखा मारी डैन। इनू किलो मंत्र फूक के इनू कड्डो देसो दूर, ए पिछल पैरी उतरी इथे बन बन बैठे हूर। अज पै गया काल प्रीत दा, अज नफरत कीता जोर, कर तत्ता लोगड़ प्रेम दा साडे जुस्से करो टकोर। साडी सोच नू पैंदी, शेर देखना जरा, शेर देख तवज्जो चाहना मैं बात दो बंद बस। साडी सोच नू पैंदियां दंदलां साडे चल चल हफ गए साह,
ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੰਦਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਹਫ ਗਏ ਸਾਹ ਨਿਤ ਫੰਦੇ ਬੁਣ ਬੁਣ ਸੁਖਨ ਦੇ ਅਸਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਫਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਲਾ ਪੱਛ ਲਗਾਮਦਾ ਉੱਤੇ ਘੜੀਆਂ ਪਾਵਣ ਲੂਣ ਸਾਨੂੰ ਵੇਲਾ ਪੱਛ ਲਗਾਮਦਾ ਉੱਤੇ ਘੜੀਆਂ ਪਾਵਣ ਲੂਣ ਦਿਨ ਰਾਤਾਂ ਮੱਛ ਮੜੀਲੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਮ ਦੀ ਦਲਦਲ ਧੂਣ ਸਾਨੂੰ ਲੜਦੇ ਠੂਏ ਯਾਦ ਦੇ ਸਾਡਾ ਜੁੱਸਾ ਨੀਲੋ ਨੀਲ ਸਾਨੂੰ ਕੂੜੇ ਕੂੜਾ ਆਖਦੇ ਕੀ ਦਈਏ ਸਾਂ ਦਲੀਲ ਸਾਨੂੰ ਲੜਦੇ ਠੂਏ ਯਾਦ ਦੇ ਸਾਡਾ ਜੁੱਸਾ ਨੀਲੋ ਨੀਲ ਸਾਨੂੰ ਕੂੜੇ ਕੂੜਾ ਆਖਦੇ ਕੀ ਦਈਏ ਅਸਾਂ ਦਲੀਲ ਆ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਲਾਡਲਾ ਬੋਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇਰੀ ਜੱਗ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਬਾਜ ਲੈ ਫੈਜ਼ ਫਰੀਦ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਉਲਫਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਲਾਡਲਾ ਬੋਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇਰੀ ਜੱਗ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਬਾਜ ਲੈ ਫੈਜ਼ ਫਰੀਦ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਉਲਫਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਕਈ ਬੇੜੇ ਕੀਤੇ ਪਾਰ ਤੂੰ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਤੂੰ ਵੰਡਿਆ ਅਤ ਪਿਆਰ ਪਾ ਸੱਚ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਪਾਪ ਚੋਂ ਤੂੰ ਲਿੱਤਾ ਪੁੰਨ ਨਦਾਰ तेरा वसे गुरु द्वारड़ा तेरा उच्चा होवे ना दिन राती सीसा देवंदी तेनू नानक बोली मां आ शिव कुमारा प्यारिया मंग मां बोली दी खैर आ शिव कुमारा प्यारिया मंग मां बोली दी खैर असा टुर पे तेरी राह ते असा नप्पी तेरी पैड़ तू छोटी उम्रे प्यारिया कीता उमरों वध कमाल तू मां बोली दा बूटड़ा लिया लहू अपने नाल पाल तू भुन्ने पीर परागड़े तू पीती घोल रसौंत तू भुन्ने पीर परागड़े तू पीती घोल रसौंत तेरा लिखिया गा ना कढ़ दे कई सुरदे शाह कलौंत पा छापा छल्ले पैंखड़ा ला टिक्का नथ पजेब पा छापा छल्ले पैंखड़ा ला टिक्का नथ पजेब तू वर्त के लफ्ज लोखड़े भरी मां बोली दी जेब तुसां सब सुचज्जे सुचड़े रल पेश करो फरियाद रब मां बोली दा उजड़िया घर फेर करे आबाद चल छड्ड नदीमे कादरी हुण करदे पुर कलाम तू सेवक बोली मां दा तेरा जग ते रहना नाम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैसे हैं सब? ठीक हैं। आज का जो हमारा मौजू था वो था ज़िला बखर की हुकूमतें। जैसा कि मैं अपने पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि ज़िला बखर मुख्तलिफ़ अदवार से गुज़रा है। आज की वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगा कि
शरीफ लाए थे और वो बखर मुराद है, ना कि ये बखर मुराद है। तो वहाँ के थे पीर सैयद सदरुद्दीन
और इसके बाद कल्हड़ू की हुकूमत आ गई, फिर सदोज़ाई पठान जो थे उन्होंने हुकूमत की, फिर अंग्रेज़ हुकूमत का दौर आया और अंग्रेज़ हुकूमत में अंग्रेज़ों ने ये सारे कबायली सिस्टम और ये निज़ाम ख़त्म किया और फिर इन्होंने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर मुतय्यन किए और 1982 में इसको ज़िला की हैसियत मिली और पहले जो ज़िला के चेयरमैन थे वो खावड़ कलां से शहीद मलिक गजनफर अली खावड़ साहब थे और उसके बाद 1982 के आखिर पर या 83 के शुरू में कुछ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का मौजू है वो है ज़िला बकर की तहसील मनकेरा की मुख्तसर तारीख़। मनकेरा को मकामी लोग बड़े एक ख़ूबसूरत लफ्ज़ से पुकारते हैं कि मन की राह यानी दिल का रास्ता। मनकेरा लफ्ज़ की जो तोज़ी है तारीख़ के अंदर उसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जाना जाता है। कहा जाता है कि इसी जगह एक बहुत बड़ा गड्ढा था और उसके अंदर हर वक्त पानी जमा रहता था और उसके किनारे पर एक रेत का टीला था। तो सराइकी में जो किनारा होता है किसी भी दरिया का या किसी भी उसका गड्ढे का, तो उसको मण कहा जाता है और रेत को केरी कहते हैं। तो मण केरी की वजह से ये शहर मनकेरी और फिर ये बिगड़ता हुआ मनकेरा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। उसके अलावा एक और तोज़ी जो काबिल एतमाद समझी जाती है वो है कि यहाँ पर एक हिंदू कबीला आबाद था जो कि हिंदू मलोही कबीला के नाम से मशहूर था। उस मलोही कबीला के सरदार का नाम मनखेर था और मनखेड़ जो है के नाम से ही ये शहर आबाद हुआ और मनखेड़ से ये लफ्ज़ मनकेरा बना। अलबत्ता ये एक तारीख़ी हकीकत है कि सिकंदर आज़म के दौर से इस शहर की तारीख़ जुड़ी हुई है कि उस दौर से ये तारीख़ जो है इसकी मौजूद है। और जैसा कि मैंने पहली अपनी वीडियोस में भी बताया था कि हिंदुस्तान की तरफ आने वाले तमाम अफ़गानी हमला आवर जो थे वो इसी सरज़मीन मनकेरा से गुज़र के आगे गए हैं। बताता चलूँ कि जो मनकेरा का किला है ये भी बहुत तवील और बहुत शानदार तारीख़ का मालिक है। इस किला की जो बुनियाद है वो 1795 में मुल्तानी पठान सदोज़ाई कबीले के चश्मो चराग नवाब मोहम्मद ख़ान, जिनका असल नाम था और जो नवाब सरबुलंद ख़ान के नाम से जाने जाते थे, मारूफ नाम उनका नवाब सरबुलंद ख़ान था, उन्होंने 1795 में इस किले की बुनियाद रखी और ये किला 1807 में जाके मुकम्मल हुआ और तमाम तर काम नवाब सरबुलंद ख़ान की मंशा और उनकी सरपरस्ती में हुआ। ये किला अपनी तारीख़ के लिहाज से एक शानदार और जानदार है। इस किला की चौड़ी दीवारें थीं और इस कदर चौड़ी दीवारें थीं कि घोड़ा सवार आसानी से उसके ऊपर गश्त कर सकता और किले के दिफा का जायज़ा ले सकता था। किले की दीवारों के चारों कोनों पर 4 मजबूत मोर्चे बनाए गए थे जिन पर हर वक्त एक सिक्योरिटी एहलकार, एक फ़ौजी तैनात रहता था। किले की दीवारों को मज़ीद दिफा के लिए और मज़ीद मजबूत करने के लिए और हमला आवरों के नुकसान से बचाने के लिए इस किले के चारों तरफ एक खंदक खोदी गई थी और उस खंदक के
अंदर जो है जो काफ़ी गहरी खंदक थी और इसके अंदर हर वक्त पानी छोड़ दिया जाता था। और इस खंदक के पानी को पूरा करने के लिए किले के चारों तरफ 16 कुएँ खोदे गए थे और ये जो कुएँ थे जिनकी बाकियात अब भी मौजूद हैं। नवाब सर बुलंद ख़ान का इंतकाल 1817 में हुआ और उसके बाद नवाब साहब के एक भतीजे थे जिनका नाम नवाब अहमद ख़ान था, उन्होंने इस किले के इंतज़ामात को संभाला। इस किले के साथ ही एक तारीख़ी मस्जिद थी जिसको कुछ अरसा पहले शहीद कर दिया गया और मकामी तौर पर उसको दोबारा तामीर किया गया। अगरचे उस मस्जिद को मुरम्मत करके और उसको एक तारीख़ी वर्सा समझ के महफूज किया जा सकता था। और जो मनकेरा था, ये 4 इसके बड़े दरवाज़े थे, 4 दरवाज़े, और इन चारों दरवाज़ों के कोई भी अगर मनकेरा में दाखिल होता तो इन चारों दरवाज़ों में से किसी दरवाज़े में से दाखिल हो सकता था। एक और बड़ा दिलचस्प वाक़या है इस किले के साथ जो जुड़ा हुआ है, वो ये है कि इस किले के अंदर एक बुज़ुर्ग दफन है, एक बुज़ुर्ग का मज़ार है जिनको बाबा नूर कलंदर के नाम से पुकारा जाता है। बताया जाता है कि मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद उनके बेटों में इक़्तिदार की जब जंग छिड़ी तो उन्हीं शहज़ादों में से एक शहज़ादा अपनी जान बचाकर ज़िला लिया में आकर छुपा। मुग़ल बादशाह ने हाकिम लिया को कासिद भेज कर कहा कि जो शहज़ादा शुजा जिसका नाम था वो छुप कर लिया में आया है तो उसे फ़ौरन गिरफ़्तार करो और उसे कैद कर दो। हाकिम लिया ने हुक्म की तामील की और शहज़ादा शुजा को ढूंढ कर गिरफ़्तार करवाया। और जो किला कोट अद्दू के अंदर किला मौजगढ़ था, और ये किला मौजगढ़ जो था ये भी नवाब सर बुलंद ख़ान ने ही तामीर करवाया था। वहाँ पर उस शहज़ादे को दफन कर दिया गया और इंतकाम की आग इस हद तक गई कि उस शहज़ादे की दोनों आँखों में लोहे की गर्म सलाखें मार दी गईं और इस तरीके से वो शहज़ादा क़ुव्वत बिनाई से महरूम हो गया। वहाँ से उस शहज़ादे को लाकर इस किला मनकेरा में नज़रबंद कर दिया गया और उस शहज़ादे ने खुदा के साथ लौ लगाई, इबादत खुदाई में इस कदर मसरूफ़ हुआ, इस कदर इबादत और रियाज़त में कमाल हासिल किया कि वो बाबा नूर कलंदर के नाम से मशहूर हुआ। और शहज़ादा शुजा बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं और लोग उन्हें वहाँ पर अब भी जाते हैं, वहाँ पर उनका वसीला खुदा की बारगाह में पेश करके अपनी मुरादें और मन्नतें मानते हैं। ये जो मनकेरा था, किला का मनकेरा किला जो था, इससे कबल भी एक किले की बाकियात अब भी मौजूद हैं और उसको किला बलोचा के नाम से जाना जाता था। और बताया जाता है कि बाद में उस किला बलोचा को नवाब सर बुलंद ख़ान ने अपने इस मनकेरा के किला में शामिल कर दिया और फिर उसको कोत खाना यानी तोप खाना बना दिया। मैं बताता चलूँ कि बन्नू, डेरा इस्माइल ख़ान, लिया, मियाँ वाली, भक्कर, मुजफ्फरगढ़, ये जितने इलाके थे सब के सब किला मनकेरा की जो हुकूमत थी उसकी सरपरस्ती में काम करते थे। तमाम तर फ़ैसले, तमाम तर मामलात, तमाम तर अहकामात जितने शहरों के मैंने नाम लिए हैं इसी मनकेरा से जारी होते थे और तमाम तर जो हासिलात थे वो भी यहीं पर जमा होते थे। और मनकेरा की जो असल हुकूमत थी, जिसको हम हकीकी हुकूमत इसके ऊपर जो थी वो मुल्तान के अंदर थी और मुल्तान के सदोज़ई कबीले से जिनका ताल्लुक़ था वो वहाँ पर हुकूमत करते थे। तो 1721 में माज़रत 1821 में इस किले पर जब हुकूमत थी शहज़ादा नवाब अहमद ख़ान की, तो उस वक्त राजा रंजीत सिंह ने इस पर हमला कर दिया और ऐसा ज़बरदस्त और मुनज़्ज़म हमला किया कि शहज़ादा अहमद जो है उसको शहीद कर दिया गया और ये किला जो है वो राजा रंजीत सिंह के ज़ेर इंतज़ाम चला गया। और फिर 1857 के बाद जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आया और उसने 1857 में हिंदुस्तान की हुकूमत का इंतज़ाम संभाला, तो मुख्तलिफ़ एडमिनिस्ट्रेटर जो डिस्ट्रिक्ट भक्कर में आते थे तो उन्हें ये सारे इंतज़ामात संभाले गए और भक्कर का इंतज़ाम और ख़ुसूसन किला मनकेरा का जो इंतज़ाम था वो उन्हीं एडमिनिस्ट्रेटर के ज़ेर असर चला गया। और इस तरीके से ये किला
अलबत्ता गिला ज़रूर करना चाहूँगा कि इतनी तारीख़ जिसमें सदियाँ दफन हैं, जिसमें लोगों की यादें दफन हैं, उस किले की हिफाजत ना की गई और आज उसकी वीरान दीवारें पुकार पुकार के कह रही हैं कि काश कोई इस बेहतरीन असासे की हिफाजत करता और इसकी रखवाली करता और इसको पाकिस्तान के बाकी तारीख़ी मकामात की तरह इसको भी महफूज रखा जाता, तो यकीनन ये हमारी आने वाली नस्लों को एक तारीख़ का और इबरत का खूबसूरत पैगाम दे सकता था। मनकेरा के अंदर, मनकेरा के मज़ाफ़ात में बहुत से तारीख़ी मकामात और भी मौजूद हैं और उन पर अलग से एक वीडियो बनाई जा सकती है। अलबत्ता यहाँ पर दरियाए सिंध की लरसती लहरों के मशरकी किनारे पर रेत के बुलंदो बाला टीलों के दरमियान एक खूबसूरत और हसीन शहर आबाद है, जिसे दुनिया कलूरकोट के नाम से जानती है। जी हाँ, यही कलूरकोट के जिसकी सरहदें ज़िला मियांवाली, ज़िला खुशाब, ज़िला जंग से और ज़िला भक्कर से मिलती हैं। अगरचे कलूरकोट अपने दामन में हज़ारों सदियों की, हज़ारों सालों की तहज़ीब को लिए 21वीं सदी के तेज़ तराज दौर में रवां दवां है। कलूरकोट एक खूबसूरत और हसीन शहर, इसकी वादियाँ, इसके सहरा, इसके सहराओं में चलते हुए खूबसूरत ऊँट, इसके अंदर जंगल और इसके लोग दिल खूबसूरत और खुशगवार हैं। अगर नाम कलूरकोट की बात की जाए तो रिवायात के मुताबिक, तारीख के मुताबिक कलूर दरअसल एक हिंदू कबीला था जिन्होंने इस शहर को आबाद किया था और एक तारीखी हवाले के मुताबिक कल्लू कबीला, जो कि हिंदू कबीला ही था, उन्होंने इस शहर को आबाद किया था। कलूर या कल्लू, अगरचे कल्लू कबीले की एक कदीम तारीख है। अगर आप तारीख़ पंजाब का मुताला करें तो आपको कल्लू ख़ानदान की तारीख का भी बहुत कुछ हवाला मिल सकता है। कलूर जो हिंदू कौम थी जिन्होंने इस शहर को आबाद किया और 1795 में मनकेरा में जो नवाब सरबुलंद खान ने किला तामीर किया था, उसी शख्सियत ने कलूर कोट के अंदर भी एक किला तामीर किया। मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि नवाब सरबुलंद खान ने 10 से ज़्यादा किले तामीर करवाए, जिनमें मैंने बताया था कि मौजगढ़ का किला, हैदराबाद थल का किला और उन्हीं किलों में से एक किला कलूर कोट का भी तामीर किया। पंजाबी ज़ुबान के अंदर कोट किले को कहते हैं, ठीक है। और किला कोट कहलाता है। किले दो किस्म के होते हैं, एक रिहायशी किला और एक दिफाई किला। जिस तरीके से लाहौर का किला है, जिस तरीके से सियालकोट का किला है, इसी तरीके से कलूर कोट का भी किला था। और ये भी एक हकीकत है कि किले अक्सर दरिया के साहिल पे बनाए जाते थे और तारीख़ी हवालों से ये हकीकत है कि कलूर कोट का जो किला था, ये किसी दौर में
दरियाए सिंध के किनारे पे बनाया गया था, जो अपने हुस्न में बेमिसाल था। और कोट चूंकि किले को कहते हैं, इसलिए कलूर वो कौम थी, हिंदू कौम, और जिन्होंने इस शहर को आबाद किया, और कोट साथ लाहका लगा और इस तरीके से कलूर कोट का नाम बन गया। कलूर कोट एक कदीमी शहर है। यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों ने हुकूमत की और खुसूसन सदोजई पठान, खनान खैल, मस्ती खैल, दुरानी, कल्होड़ और मुख्तलिफ लोगों ने यहाँ पर हुकूमत की। अगरचे काफ़ी अरसा कलूर कोट की जो हुकूमत थी वो मुल्तान हुकूमत के ज़ेर असर रही। और बताता चलूँ कि मुल्तान का जो लफ्ज़ है ये मल स्थान से निकला है, अगरचे इसकी एक अलग तारीख है। 1821 में जब मनकेरा का किला राजा रंजीत सिंह ने फतह किया, तो उसी के फौजियों ने कलूर कोट के किले को भी फतह किया, और कलूर कोट 1821 से लेकर 1853 तक राजा रंजीत सिंह के ज़ेर असर काम करता रहा। और उसके बाद 1860 में जब भक्कर को तहसील का दर्जा मिला, याद रखिएगा कि ज़िला भक्कर जो आज मौजूद है, ये जब तहसील था तो 1860 में सबसे पहले इसे तहसील का दर्जा मिला। तो 1860 में जब इसे तहसील का दर्जा मिला तो उस वक्त कलूर कोट को इसके साथ शामिल कर दिया गया। लेकिन बताता चलूं कि 1853 तक ये जो कलूर कोट था ये कुछ अरसा झंग के साथ भी शामिल रहा। बाद में 1860 के बाद इसे तहसील बखर के साथ शामिल कर दिया गया। 1901 में जब मियाँ वाली को ज़िला का दर्जा मिला तो इसे मियाँ वाली की तहसील के साथ शामिल कर दिया गया। और फिर 1982 में जब भक्कर को ज़िला का दर्जा मिला तो कलूर कोट को तहसील का दर्जा दे दिया गया। तकसीम हिंदुस्तान के वक्त बहुत से हिंदू और सिख कबाइल कलूर कोट शहर में आबाद थे। अगर आप कलूर कोट के पुराने मकानात और पुरानी आबादियों का जायज़ा लें तो आपको वहाँ पर काफ़ी सारे पुराने घर और पुरानी तर्ज तामीर के मकानात मिलेंगे। और ये भी बताता चलूँ कि कलूर कोट को 7 सुल्तानों की सरजमीन कहा जाता है, चूँकि इस धरती में 7 अजीम औलिया दफन हैं। इस वजह से ये 7 सुल्तानों की सरजमीन भी कहलाता है। जब पाकिस्तान बना तो यहाँ से काफ़ी हिंदू और सिख कबाइल ने हिजरत की और वो हिंदुस्तान की तरफ गए। तो बताया जाता है कि जो आग पूरे मुल्क में लगी थी, उस आग की चिंगारियाँ कलूर कोट तक पहुँची और लूट मार का बाजार गर्म किया गया और कलूर कोट की सड़कों पर खून बहाया गया। कलूर कोट अदब की सरजमीन भी है और अदब के लिहाज से नहायत ज़रखेज़ है। काफ़ी अजीम शख्सियात ने कलूर कोट में जन्म लिया, जिनमें मारूफ सहाफ़ी और मिज़ाह नगार शायर मुन्नू भाई का ताल्लुक़ कलूर कोट से था। इसके अलावा तुलोक चंद महरूम उर्दू के बेहतरीन शायर और गज़ल के बाकमाल शायर का ताल्लुक़ यहाँ से था। सिर्फ उनका ताल्लुक़ नहीं था बल्कि कलूर कोट मिडिल हाई स्कूल में 1930 तक वो बतौर हेडमास्टर भी काम करते रहे और बाद अज़ तक़सीम हिंद वो हिंदुस्तान चले गए। उनके बेटे जो उर्दू अदब के बेहतरीन शायर और बेहतरीन अदीब तस्वुर किए जाते हैं, जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक भी इसी सरजमीन कलूर कोट से था। शेर शाह सूरी की मशहूर जरनैली सड़क इसी कलूर कोट से गुजर के आगे जाती है। और बताता चलूं कि कलूर कोट की सरजमीन में रख गुलामा के मकाम पर एक ज़री तहकीकी मरकज़ था, जिसे बाद में फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया और फैसलाबाद में मुंतकिल करने के बाद इसी ज़री तहकीकी मरकज़ को ज़री यूनिवर्सिटी में बदल दिया गया। तो अगर हकीकत पूछिए तो ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की बुनियाद कलूर कोट के शहर से शुरू होती है। इस वक्त रख गुलामा के मकाम पर एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा
मवेशी फार्म मौजूद है जहां पर आला नस्ल की भेड़ें, बकरियां, गायें, भैंसें और इस किस्म के हमारे जानवर वहां पर मौजूद हैं। और ये वो रख गुलामा है कि जिनका जिक्र हमारे तुल्लाब को मुताले पाकिस्तान की किताब में भी पढ़ाया जाता है। क्या है कलूर कोट में महरूम लुत्फ जीज, सहरा में दिन बहार के क्या आए क्या गए। महरूम जो है ये वही हिंदू शायर था जिसका ताल्लुक इस धरती से था। बहुत से तारीखी मकामात इस सरजमीन पर मौजूद हैं जिन पर अलग से गुफ्तगू की जा सकती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। डॉक्यूमेंट्री में आज का सफ़र हमने ज़िला बकर की कदीमी तहसील दरिया खान का करना है। बताया जाता है कि सरदार कल्लात के जो बेटे थे इस्माइल खान, गाजी खान, रहीम खान और दरिया खान। इस तारीख़ के शुरू में बता दूं कि तारीख़ हिंद में 3 दरिया खान गुज़रे हैं। एक दरिया खान जिनका ताल्लुक़ खैबर से था और जो खुशहाल खान खटक की का एक हिमायती था और अपने इलाके का सरदार था, और अहमल खान और दरिया खान जो थे ये खुशहाल खान खटक की बहुत बड़े हिमायती भी थे और मुग़ल ख़ानदान की जंग में उनके साथ खुशहाल खान खटक के साथ बहुत ज़्यादा मदद करते रहे। एक दुल्ला दरिया खान मशहूर है जिसका ताल्लुक़ सिंध से है और जिसकी बड़ी कदीम तारीख़ और तवील तारीख़ है, जिनकी कब्रें आज भी वहाँ मौजूद हैं। और एक दरिया खान ये है जिनका आज हम तज़किरा करने जा रहे हैं। बताया जाता है कि इन 4 भाइयों की 2 बहनें थीं। एक का नाम बनू था और एक का नाम लकी था और इन्हीं के नाम पर आज 6 शहर आबाद हैं। दरिया खान का कदीम नाम तकिया फ़कीर बताया जाता है, जो कि यहाँ की एक बुज़ुर्ग तरीन अजीम हस्ती बाबा सखी सुल्तान अल मारूफ बुढ़ाया पीर के नाम पर मशहूर हुआ। और तारीख़ की हवालों से मिलता है कि बाबा बुढ़ाया जो थे बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस शहर को आबाद किया। तारीख़ ये बताती है कि दरिया खान दरियाए सिंध के किनारे पर वाक़ था और 1980 की दहाई में जब दरिया खान और डेरा इस्माइल खान को मिलाने के लिए पुल बनाया गया तो दरिया का रुख अज़राह मजबूरी मोड़ दिया गया, जिसकी वजह से दरिया का रुख दूसरी तरफ हो गया। अलबत्ता ये एक हकीकत है कि ये शहर दरियाए सिंध के किनारे पर वाक़ था। मैं बताता चलूँ कि आबिद सीमाबी पाकिस्तान के नामवर शोरा में जिनका शुमार होता है, उनका ताल्लुक़ इसी दरिया खान से है और आबिद सीमाबी पर पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में एमफिल और पीएचडी की सतह के मकाले भी हो चुके हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के नामवर गीत गो, गज़ल गो जनाब अताउल्लाह खान ईसा खैलवी को इकबाल की मंजिल तक पहुंचाने वाले शायर का ताल्लुक़ भी इसी तहसील दरिया खान के शहर दुल्लेवाला से है। सूना खान बेवस। सूना खान बेवस की शायरी अताउल्लाह खान ईसा खैलवी ने गाई और आज दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि अताउल्लाह खान ईसा खैलवी की शोहरत के पीछे उनके बेहतरीन शायर और यूँ कहें कि उस्ताद जनाब सूना खान बेवस थे हैं, तो उनका ताल्लुक़ भी इसी तहसील दरिया खान से है। हज़रत सुल्तान सखी अल मारूफ बाबा पीर बुढ़ाया का ताल्लुक़ डेरा इस्माइल खान के शहर बुढ़ से था, जिसकी वजह से इन्हें बुढ़ाया कहा जाता है। बताया जाता है कि आपका ताल्लुक़ मदीना से था। आप मदीना में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे।
छठी ईस्वी में आपने वहाँ से सफ़र शुरू किया और आप दिल्ली तशरीफ़ लाए। चूँकि हिंदुस्तान में जितने औलिया ने तबलीग की है वो तारीख़ के औराक में रकम है, और तबलीग दीन में जितने लोगों ने आज और आगाज़ से दीन कबूल किया उनमें कसीर तादाद औलिया की थी। बाबा सखी सुल्तान, जिनका असल नाम बजीज़ सखी सुल्तान था, आप छठी ईस्वी में दिल्ली तशरीफ़ लाए। वहाँ से आप लाहौर आ गए और वहाँ पर एक बुज़ुर्ग के मशवरे पर या उनके हुक्म पर आपने सफ़र शुरू किया और तबलीग दीन के लिए आप वहाँ से सफ़र करते करते खुशाब, जोहराबाद, मियाँ वाली और फिर वहाँ से आप दरिया खान तशरीफ़ लाए। और दरिया खान से आगे आप कुछ अरसा डेरा इस्माइल खान में भी मुकीम रहे। उसके बाद आप दरिया खान के पास 10 किलोमीटर के फासले पर एक जगह है अनार शाह, वहाँ पर इबादत इलाही में और तबलीग दीन में मसरूफ़ हो गए। बताया जाता है कि आपकी दरवेशी और फ़क्र का ये आलम था कि खुदा की बारगाह में तवील सजदे करते थे, लंबी इबादतें करते थे, दिन को रोज़े से रहते थे और शब जिंदादारी में आप मशहूर थे। और खुदा के साथ इस कदर तवस्सुल था कि लोग दुआएं करवाने के लिए आपकी बारगाह में हाजिर होते थे। बताया जाता है कि 2 भाई ऊँट चराने की गरज से दरिया खान से अनार शाह की तरफ आते थे। उनकी वालदा माई रास्ती जो थी वो दोपहर को अपने बच्चों का खाना लेके यहाँ पर तशरीफ़ लाती थी। इसी दौरान माई रास्ती ने देखा कि एक बुज़ुर्ग हैं जो दरख्तों के पत्ते खा रहे हैं, भूख के सबब खाना नहीं है, मगर फ़क्र और खुदा पर तवक्कुल का ये आलम है कि उनके चेहरे पर कोई मायूसी के या किसी परेशानी के आसार नज़र नहीं आते। ये देखने के बाद माई रास्ती ने अपने बच्चों का खाना उस बुज़ुर्ग की बारगाह में पेश किया। बुज़ुर्ग ने खाना खाया और दुआ दी, और इस तरीके से अगले 9 साल माई रास्ती रोज़ाना अपने बच्चों के साथ बाबा सखी सुल्तान अल मारूफ बुढ़ाया पीर का खाना लेकर आती थी। 9 साल तक ये खिदमत जारी रही और 9 साल बाद माई रास्ती, जिन्हें बुढ़ाया पीर अल मारूफ सखी सुल्तान बाबा माँ कह के बुलाते थे, उसने दरख्वास्त की कि बाबा आप मेरे शहर चलें, मैं आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। तो बिल आखिर बाबा ने माई रास्ती की बात मानी और दरिया के किनारे पर, जहाँ माई रास्ती का छोटा सा घर था, झोंपड़ा था, वहाँ पर तशरीफ़ लाए और इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गए। माई रास्ती ने बाबा सखी सुल्तान अल मारूफ बुढ़ाया पीर रहमतुल्लाह अलैह की दिलो जान से खिदमत की और पूरी ज़िंदगी बाबा की खिदमत में गुजार दी। और इस तरीके से आज जो बाबा पीर बुढ़ाया के कब्रिस्तान मज़ार के अहाते में माई रास्ती की मज़ार है, वो दरअसल बाबा की खिदमतकार थी, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी बाबा के लिए वक्फ कर दी थी। आज भी माई रास्ती की औलाद, जो कि सखी बाबा पीर बुढ़ाया के दरबार के इर्द गिर्द शेख बिरादरी मौजूद है, वो आज भी पूरी अकीदत और एहतराम से मुतवल्लियान भी हैं और यहाँ पर आने वाले ज़ायरीन की खिदमत भी करते हैं और उनके लिए खाने और लंगर का एहतमाम भी करते हैं। एक और तारीख़ी हकीकत की तरफ इशारा करता चलूँ कि महाराजा मीलू एक बुज़ुर्ग गुज़रा है जिसने बाबा की बहुत ज़्यादा खिदमत की है और वो काफ़ी अरसा तक यहाँ पर कायम रहा। महाराजा मीलू की औलाद को बाबा सखी सुल्तान अल मारूफ बुढ़ाया पीर ने कहा कि यहाँ से 100-150 कोस दूर चले जाओ, कुएं खोदो, जहाँ मीठा पानी निकल आए वहाँ अपनी रिहाइश इख्तियार कर लेना। उनकी औलाद चली गई और वो कुएं खोदने लग गए 150 कोस के फासले पर, और बिलाखिर दूर जाके एक जगह एक मीठा कुआं नमूदार हुआ। वहाँ पर उन्होंने रिहाइश इख्तियार की और उस शहर को उस मीठे कुएं की वजह से मिठा टिवाना कहा गया। और ये जो महाराजा राय मीलू की औलाद थी, ये दरअसल टिवाना ख़ानदान से थी
तो मिठा टिवाना के नाम से वो शहर आबाद हुआ। और मिठा टिवाना के अलावा उसके मज़ाफ़ात में नूरपुर, थल, खुशाब, यहाँ पर टिवाना ख़ानदान के काफ़ी अफराद मौजूद हैं। आज भी ये एक हकीकत है कि टिवाना ख़ानदान के अफराद जब भी बाबा सखी सुल्तान अल मारूफ बुढ़ाया पीर के दरबार पर हाज़िरी देते हैं तो वो दरिया खान शहर में आते ही अपने पाँव से जूते उतार लेते हैं और नहायत अकीदत और एहतराम से इस मज़ार पर हाज़िरी देते हैं। दरिया खान तारीख़ी लिहाज से बहुत कदीम शहर है और खैबर पख्तूनख्वा के साथ चूँकि इसका ताल्लुक़ था, इस वजह से काफ़ी अरसा तक खैबर पख्तूनख्वा और अफ़गानिस्तान से आने वालों ने इसको लूटा और यहाँ पर कत्ले आम भी होता रहा। तकसीम के वक्त यहाँ पर सिख और हिंदू बरादरी मौजूद थी। आज भी दरिया खान के अंदर मंदिर और गुरुद्वारे और चर्च मौजूद हैं जो इस बात के गम्माज हैं कि यहाँ पर गैर मुस्लिमों की कसीर तादाद कबल अज़ तकसीम मौजूद थी और आज भी दरिया खान में काफ़ी तादाद में गैर मुस्लिम मौजूद हैं और आपस में इत्तेहाद, मोहब्बत, भाईचारे और एहतराम से रह रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।